हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। हमारा क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान का रिवीजन बैच चल रहा है। इस रिवीजन बैच में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मींस वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में रिपीट होते रहे या फिर जिनके आपके एनुअल एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी संभावना सबसे ज़्यादा है। इस सीरीज में अब तक हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। इको हमारा चल रहा है और आज पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के सेकंड चैप्टर संविधान निर्माण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सेकंड सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और उसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर आपका काफ़ी इजी है, जिसमें संविधान की बात की गई, संविधान क्या है, कैसे इसका निर्माण किया गया और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर में से होते हैं और इसी तरीके से शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इसमें से कम बनते हैं, लेकिन सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ये संविधान क्या होता है, जिसकी हम बात करने वाले हैं। किसी भी देश को, किसी भी संस्था को, किसी भी घर को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। उन्हें संविधान कहते हैं, उनके संग्रह को संविधान कहते हैं। जैसे आपके स्कूल में देखिए, आपका स्कूल जाने का समय फिक्स है, आने का समय फिक्स है, कौन कौन सी क्लास लेगा ये फिक्स है, टाइम टेबल फिक्स है, एग्जाम कब होंगे फिक्स है ना। तो ये संविधान है स्कूल का। अगर ये ना हो तो क्या होगा? हो सकता है सभी टीचर इंटरेस्टेड हो कि फर्स्ट पीरियड लेंगे हम और लास्ट पीरियड लेने में कोई भी इंटरेस्टेड ना हो, होच पोच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा ही आपके साथ होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 8 बजे नहीं 9 बजे स्कूल पहुंचेंगे। इवनिंग शिफ्ट वाले हो सकता है कि वो 1 की बजाय 3 बजे जाना पसंद करे कि नहीं भाई अब मूड नहीं है। लंच ब्रेक में हो सकता है मूड किसी का हो कि नहीं हम तो घर जाएंगे, बस इतना पढ़ लिया बहुत है। तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना। तो संस्था नहीं चल पाती नियम, कायदे, कानूनों के बिना। ऐसे देश नहीं चल पाता, ऐसे घर नहीं चल पाता। जैसे आपके घर में नियम, कायदे, कानून निश्चित है, हर घर के अलग है। जैसे किसी घर में रात को 11 बजे के आसपास आप डिनर करते हो, किसी घर में हो सकता है रात को 1 बजे बनता हो, किसी घर में 11 बजे के बाद टीवी ऑफ हो जाता है, किसी घर में जब तक ऊपर वाले की इच्छा होती है चलता रहता है 3-4 बजे तक। फिक्स नहीं है ना। तो ये अलग अलग नियम हैं उनके। तो ये जो संविधान है यानी कुछ नियम, कायदे, कानूनों का संग्रह होता है किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए, उसे बोलते हैं हम संविधान। संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित। स्कूल का संविधान क्या है? लिखित है। आपके घर का संविधान लिखा हुआ कहीं नहीं है, वो अलिखित है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेंगे। सबसे पहले हम 1 मार्क्स में बात करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, संविधान किसे कहते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। इन्हीं नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं। ओके, उसके बाद बात करेंगे रंग भेद किसे कहते हैं। रंग भेद यानी रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली नीति को हम रंग भेद कहते हैं। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। गोरे लोगों के लिए अलग नियम, कायदे, कानून थे और काले लोगों के लिए अलग नियम, कायदे, कानून थे। उस नीति को रंग भेद नीति का नाम दिया गया था। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, यानी इसी दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं इसी दिन को। तो ये है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो बनकर के तैयार हुआ। इसीलिए हम हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद हमारा चौथा जो प्रश्न रहेगा, फोर्थ जो क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स में इस चैप्टर का, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। ये आप सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो उनकी संख्या 299 थी। 389 थी शुरुआत में, लेकिन बंटवारे के बाद, देश के विभाजन के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए, तो बाद में 299 मेंबर्स रह गए थे हमारी संविधान सभा में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो बाद में देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। 7th हमारा क्वेश्चन रहेगा इसी चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट में, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये लगभग रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चंस। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति क्या होती है? प्रारूप मतलब जो ड्राफ्ट तैयार किया था। ड्राफ्ट मतलब कच्चे तौर पर एक आउटलाइन तैयार करना।
कि कैसा हो संविधान। जैसे आप कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट करते हो, आपका क्लास कंपटीशन हो रहा है आपस में क्लास डेकोरेशन का, तो एक दो बच्चे तैयारी करते हैं हमें ये डेकोरेट करना, हमें वो डेकोरेट करना, तो वो क्या हो गया, एक प्रारूप हो गया। तो ऐसे ही हमारी संविधान की एक प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उसके बाद 8th क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 8th जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम बताइए। किन्हीं 4 सदस्यों के नाम हमें पता होने चाहिए, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद, KM मुंशी, SC मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये संविधान सभा के 4 सदस्य थे। इसमें एक चीज याद रखनी है, महात्मा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष या किसी भी पद के ऊपर या सदस्य के रूप में नहीं थे। ओके, महात्मा गांधी, क्योंकि सभी प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो संविधान सभा में शामिल थे, लगभग सभी, लेकिन गांधी जी शामिल नहीं थे। तो ये हमें याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, MCQ में आ जाता है कि इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो हमें लगता है कि नहीं गांधी जी जरूर रहे होंगे, लेकिन गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 9th जो क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, पहली बैठक हुई थी। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यानी 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। तो आप तब तक देख लीजिए कि 9 दिसंबर से 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग जाते हैं। उसके बाद 11th जो क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स में, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष या इसको धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। तो इस शब्द का क्या अर्थ है? हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है। मतलब क्या हुआ इसका? पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि देश के नागरिकों को कोई भी धर्म मानने या ना मानने की पूरी स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी भी धर्म को माने या ना माने, ये उसका पर्सनल मैटर है। देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, देश धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, तो इसे ही हम पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। 12th क्वेश्चन है, प्रस्तावना का अर्थ बताइए। वैसे प्रस्तावना सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना जैसे आपकी बुक में भी दी गई है, प्रस्तावना जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, वैसे किसी भी बुक की भी प्रस्तावना होती है, लिखा होता है उसमें कि ये बुक किसने लिखी, कौन सी क्लास के लिए लिखी, इसमें मोटे तौर पे क्या है, वो क्या होगी? प्रस्तावना। जैसे मूवी का ट्रेलर होता ना, वैसे ही बुक का ट्रेलर होता है प्रस्तावना। तो हमारे संविधान की शुरुआत में भी ऐसे एक कथन दिया गया जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, कभी कभी उसको उद्देशिका भी बोल दिया जाता है। तो संविधान का वह प्रथम कथन जिसमें कोई देश अपनी संविधान के आधारभूत मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से कहता है, उसे प्रस्तावना कहते हैं। यानी कि संविधान का वो प्रथम कथन जिसमें संविधान के मुख्य जो आधारभूत मूल्य हैं उनकी बात की जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रस्तावना। ओके, इंग्लिश में बोला जाता है प्रीम्बल। जैसे आपने अपनी बुक में देखिएगा, हम भारत के लोग के साथ शुरुआत हो रही है हमारी प्रस्तावना। ओके, अगर नहीं पढ़ी तो उसको पढ़िएगा जरूर। 13th जो क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स में, संविधान सभा से क्या आशय, यानी ये संविधान सभा होती क्या है, ये हमें बताना है। तो संविधान का निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहते हैं, सिंपल सी बात है। संविधान सभा क्या है? जो संविधान का निर्माण करने वाली सभा थी, कमेटी थी, उसको संविधान सभा कहा जाता है। 14th जो क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स में, प्रभुसत्ता संपन्न का क्या अर्थ है? कई बार ये शब्द भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारी प्रस्तावना में भी दिया हुआ है। तो इसका अर्थ है कि हमारा देश पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, जिस पर किसी बाह्य देश का कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कि हम अपने आंतरिक मामले या फिर जो भी है अपने निर्णय वो खुद ले सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं है। तो उसे बोलते हैं प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र। तो हम प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है क्योंकि हमारे निर्णय हमारे खुद के होते हैं, हमारे ऊपर किसी भी देश का कोई दबाव नहीं है। 15th क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? समाजवादी शब्द ये भी हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। तो समाजवादी शब्द का अर्थ है हमारा देश समाजवादी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि देश समाज के प्रत्येक वर्ग के एक समान विकास के लिए प्रयास करेगा। समाजवादी हमारी विचारधारा है, सरकार की विचारधारा वो समाजवादी है, यानी कि देश के समाज के विकास के लिए प्रयत्न किए जाएंगे, एक समान विकास के लिए। 16th क्वेश्चन है, गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है देश की समस्त शक्ति का स्रोत गण अर्थात जनता। गण मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। यहाँ पर जनता के शासन को गणतंत्र कहा जाता है। इसका अर्थ अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि देश की समस्त शक्तियां वो जनता के पास है। लेकिन वैसे अगर हम व्यवहारिक तौर पर बात करें, जिस देश का मुखिया चुना जाता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। जैसे इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, लेकिन इंग्लैंड है वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां देश का जो मुखिया है वो महारानी है, तो वो चुनी नहीं जाती है।
तो वो गणतंत्र नहीं है। हमारा देश है गणतंत्र, क्योंकि हमारे यहाँ पे देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है, जिनका चुनाव होता है। ओके, उसके बाद 17th जो क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स में, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे इस चैप्टर के 1 मार्क्स में। तो 17th क्वेश्चन बनेगा, संविधान संशोधन किसे कहते हैं? संविधान संशोधन का अर्थ क्या है, यह हमें बताना है। तो संविधान में समय समय पर किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। जो भी बदलाव किए जाते हैं तो उसे बोलते हैं संविधान संशोधन। तो ये थे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे, जहां पर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, जो काफी बार रिपीट हो चुका है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे? हमें बताना है कि कैसे हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या फिर धर्मनिरपेक्षता से हम क्या समझते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है। तो पहला, राज्य की दृष्टि में, हमारे देश की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, अर्थात देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें या हम बांग्लादेश की बात करें, हम बाकी अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो वहाँ अपने अपने राजकीय धर्म है, अपने देश में ऐसा नहीं है। तो पहला, राज्य की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में सभी धर्म समान है और देश का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को मानने या फिर ना मानने के लिए स्वतंत्र है, वो उसका पर्सनल मैटर है। तीसरा, देश में किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स में, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? इजी क्वेश्चन है, क्यों आवश्यकता है हम कॉमन तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में जो नियम कायदे कानून है उनकी आवश्यकता क्यों है, यही सोच के लिख सकते हैं हम। जैसे कानून के शासन के लिए, भाई कानून का शासन कब होगा? जब हमारे पास कुछ नियम कायदे कानून होंगे तभी होगा ना। तो कानून के शासन के लिए जरूरी कि हमारे पास संविधान हो, कुछ निश्चित नियम हो कि ये होगा और ये नहीं हो सकता। दूसरा, सरकार की शक्तियों के निर्धारण के लिए, सरकार का चुनाव कैसा होगा, वो क्या कार्य कर सकती है, तो उसके लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होगी, उसी से ही तो निर्धारित होगा। तीसरा, सरकार पर नियंत्रण करने के लिए, जो संविधान है वो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण भी करता है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये भी संविधान में उल्लेख किया जाता है। चौथा, समानता के लिए, जब संविधान होगा तभी समानता सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाते हैं, संविधान के द्वारा ही निश्चित किया जाता है कि ये सही है ये गलत है। तो समानता के लिए भी सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों की संविधान की आवश्यकता है। जैसे आपने देखा होगा कि राजतंत्र होते थे, तानाशाही, जब संविधान नहीं होता तो वो अपनी मर्जी चला सकते हैं क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है, समानता के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। पांचवा, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब संविधान होता है, लिखित में नियम होते हैं, तो टकराव होने की संभावनाएं कम हो जाती है, पक्षपात की संभावनाएं कम हो जाती है, अन्याय की संभावनाएं कम हो जाती है। तो शांति व्यवस्था ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो पाती है जब संविधान होता है। तो इन सभी कार्यों के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ये आपका 3 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में आने की संभावनाएं नहीं है इस क्वेश्चन की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण की प्रमुख चुनौतियां क्या थी? जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो कई सारी चुनौतियां थी देश के सामने। वो क्या थी? पहली जो चुनौती थी वो देश की एकता और अखंडता की चुनौती थी। देश नया आज़ाद हुआ था और आज़ादी के तुरंत बाद ही देश का बंटवारा हो चुका था भारत और पाकिस्तान में। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर था। साथ ही साथ जो दूसरे देशों के नेता थे उनका ये मानना था कि भारत में जो अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, जो नए नए राज्य बने हैं, शायद लंबे समय तक साथ नहीं रह पाएंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, ऐसा संविधान बनाना है, एक बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी धार्मिक विविधता। भारत में विश्व के सभी धर्मों के लोग या सभी धर्मों के अनुयायी है वो निवास करते हैं और उस वक्त धार्मिक आधार पर बंटवारा किया गया था, धार्मिक आधार जो बनाया गया था बंटवारे का। तो एक ऐसी भी चुनौती थी कि कैसे सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चला जाए, कैसे एक संविधान तैयार किया जाए जो सभी धर्मों के लोगों को स्वीकृत हो, कैसा एक संविधान बनाया जाए कि भविष्य में इस प्रकार के टकराव की संभावना कम से कम हो। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि धार्मिक विविधता को साथ लेके चलना, उसको निगाह में रख करके संविधान निर्माण करना। तीसरी चुनौती थी सामाजिक और आर्थिक असमानता। हमारे देश में सामाजिक तौर पर भी असमानता थी, जैसे छुआछूत जैसी समस्या थी और सामाजिक तौर पर जातिवाद जैसी समस्या थी। उस वक्त आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत अधिक थी। तो इन जो असमानताएं थी उनको दूर करने के लिए संविधान का निर्माण करना था।
ये भी एक चुनौती थी कि कैसे किया जाए। उसके बाद चौथा था सांस्कृतिक और भाषाई विविधताएं। भारत में जितनी अधिक भाषाई या सांस्कृतिक विविधता शायद विश्व के किसी अन्य देश में नहीं है। तो उन विविधताओं को सम्मान करते हुए, देश की एकता के साथ जोड़ते हुए एक संविधान का निर्माण करना था। तो ये चौथी चुनौती थी। ये कुछ प्रमुख चुनौतियां थी जिनको ध्यान में रखते हुए देश के संविधान का निर्माण करना था। तो ये थे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेंगे। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके लिए बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या, यह हमें बताना है। पहला, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता यह कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, लोक जमा तंत्र। लोक का अर्थ होता है लोग और तंत्र का अर्थ होता है शासन। तो लोकतांत्रिक देश है, यानी कि देश में शासकों का चुनाव जनता करती है। और गणराज्य का अर्थ जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, गण का अर्थ होता है जनता और राज्य मतलब जो जनता का राज्य है। गणतंत्र यानी कि राज्य जो जनता का शासन है। तो पहली जो विशेषता है कि भारत में जनता का शासन है, शासकों का चुनाव जनता करेगी। दूसरा जो भारतीय संविधान की विशेषता है, विशाल और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद दिए गए हैं, 12 अनुसूचियां दी गई है, 22 भाग दिए गए हैं। तो ये भारतीय जो संविधान है काफ़ी विशाल है और लिखित संविधान है। जैसे हमने बात की थी कि अलिखित भी हो सकता है, इंग्लैंड का जो संविधान वो अलिखित है, हमारा संविधान लिखित है। तो ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता भारतीय संविधान की अंशतः कठोर अंशतः लचीला। भारतीय संविधान के कुछ जो भाग है वो कठोर है, यानी कि जिसमें बदलाव करना, संशोधन करना इतना आसान नहीं है। कुछ जो भाग है जिनमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का अर्थ है कि आधे से एक ज़्यादा अगर वोटिंग होती है तो उसके द्वारा बदलाव किया जा सकता है। कुछ में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, दोनों सदनों में अलग अलग, या कुछ में ऐसा है कि विधानसभा की भी सहमति की आवश्यकता होती है। तो इसलिए भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता ये कि कुछ कठोर है और कुछ लचीला है जिसमें बदलाव भी किया जा सकता है। चौथी विशेषता भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, यानी भारत का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों के लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। पांचवी विशेषता भारतीय संविधान के संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया। हम ब्रिटेन के अधीन थे, हमने उन्हीं की शासन प्रणाली को देखा और उन्हीं की शासन प्रणाली हमें अच्छी लगी, हमने उसी शासन प्रणाली को अपनाया। हमारे यहाँ पे हम प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उसके बाद उन्हीं में से जो पार्टी है, जो दल है, बहुमत प्राप्त करती है, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाती है। 2 सदन है हमारे यहाँ पर, वैसा ही जैसा कि ब्रिटेन में। जो छठी विशेषता है संघीय शासन व्यवस्था हमारे देश में। हमारा देश राज्यों का संघ है। हमारे देश में वर्तमान की बात की जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये राज्यों का संघ है। तो संघीय व्यवस्था को हमने अपनाया और इसमें जो शक्तियों का बंटवारा है वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में आपस में किया गया। तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता कि हमारा जो देश है हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया। 7वीं जो विशेषता है एकल नागरिकता। हमारे देश में हालांकि संघीय व्यवस्था, राज्य भी हैं, उसके बाद देश की सरकार भी है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता। ऐसा नहीं कि कोई हरियाणा का नागरिक है, कोई यूपी का नागरिक है, नहीं, हम सब भारतीय हैं। जैसे अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, पहले वो उस राज्य के नागरिक है, उसके बाद वो अमेरिका के नागरिक है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम सब भारतीय हैं। 8वीं जो विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था हमने की है, ताकि जो कार्यपालिका है, विधायिका है, वो ठीक से कार्य करे, ताकि लोगों को न्याय सुनिश्चित किया जा सके, लोगों को न्याय प्रदान किया जा सके। तो ये हमारे संविधान की 8वीं विशेषता। तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं कि कैसा हमारा संविधान है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का प्रमुख दर्शन क्या है, या भारतीय संविधान का आधारभूत मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएं क्या है, क्योंकि ये जो भारतीय संविधान का दर्शन है, भारतीय संविधान के मूल्य हैं, भारतीय संविधान की जो थीम है, जो क्रीम है भारतीय संविधान की, वो ही प्रस्तावना में दी गई। तो दोनों अगर उसी तरीके से पूछा जाए कि प्रस्तावना की विशेषताएं क्या है, तो वो भी यही पॉइंट्स रहेंगे हमारे।
पहला जो भारतीय संविधान का दर्शन है वो है लोकतंत्रात्मक शासन, कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत को एक लोकतंत्रीय देश घोषित किया गया है, यानी यहाँ पर जनता के द्वारा शासकों का चुनाव होता है। जनता शासकों को चुनती भी है और उनको बदल भी सकती है। यहाँ पर सभी नागरिकों को एक समान रूप से, जिनकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक और भारतीय नागरिक है, वोट डालने का अधिकार दिया गया है और वोट के द्वारा वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो ये पहली विशेषता है हमारे संविधान की। दूसरी है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान के द्वारा हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश है वो घोषित किया गया है, तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तीसरा समानता। भारतीय संविधान का तीसरा जो दर्शन है वो है समानता। भारतीय संविधान इस तथ्य को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि सबकी समानता सुनिश्चित की जाए, राजनीतिक समानता वो सुनिश्चित की जाए और आर्थिक समानता के लिए प्रयास किया जाए। स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की जो चौथी विशेषता है या दर्शन है या आधारभूत मूल्य है वो है स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, साथ ही साथ कुछ हमें कानूनी अधिकार भी प्राप्त हैं। इसके साथ सुनिश्चित किया गया कि भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। और ये जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों को सरकार के द्वारा भी किसी नागरिक से छीना नहीं जा सकता है। समाजवाद। भारतीय संविधान के द्वारा देश को समाजवादी राज्य स्थापित करने की कोशिश की गई है, यानी देश की सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा, देश का प्रमुख उद्देश्य होगा सामाजिक विकास, सबका एक समान सामाजिक विकास। और छठा जो दर्शन या आधारभूत मूल्य है वो है सामाजिक न्याय, कि समाज में किसी प्रकार के अन्याय को रोकने के भरसक प्रयास किए जाएंगे, अन्याय जो है, असमानता जो है उसको समाप्त किया जाएगा। तो ये जो कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान का प्रमुख दर्शन है, जो बताते हैं कि हमारा संविधान है वो किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्या उद्देश्य हैं, क्या टारगेट हैं हमारे संविधान के। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता किन किन आदर्शों से प्रभावित थे। यानी कि जब संविधान बनाया गया तो कुछ तो होता ना कि हम ऐसा बनाएं, हम वैसा बनाएं, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो आइडिया कहाँ से आए कि ऐसा करें, तो वो हमें बताना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला है फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। जैसे फ्रांसीसी क्रांति ने कई सारे विचार दिए थे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, तो वो विचार वहीं से निकले थे, हमने उन विचारों से प्रभावित थे। हम ही क्यों, पूरा विश्व प्रभावित था। तो हमने भी सुनिश्चित किया था, पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि भारतीय संविधान जब हम बनाएंगे तो हम समानता सुनिश्चित करेंगे, नागरिकों को स्वतंत्रता देंगे, सबको हम वोटिंग राइट्स देंगे, यानी कि चुनने का अधिकार दिया जाएगा, राइट टू वोट दिया जाएगा, बंधुत्व के लिए हम प्रयास करेंगे। तो हम फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उन्होंने मिलकर के देश का एक संविधान तैयार किया था। क्योंकि तत्कालीन जो वायसराय थे उन्होंने चुनौती दी थी कि अगर हम आज़ाद कर दें तो आपसे देश चलेगा नहीं। उस चुनौती को स्वीकार किया गया और एक संविधान को तैयार किया गया था, उसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। ओके, तो वो नेहरू रिपोर्ट थी क्योंकि वो एक तरीके से देश का संविधान ही था, उससे भी प्रभावित हुए। उसमें जो कुछ भी मुख्य तौर पर बिंदु रखे गए थे हमने उसको भी ध्यान में रखा जब संविधान का निर्माण किया गया, क्योंकि वो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके विचार थे, उनके सपनों का भारत था, तो उससे भी हम प्रभावित रहे। तीसरा था कराची अधिवेशन 1931 में, जो कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी कि देश आज़ादी के बाद कैसा होगा, संविधान कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा की गई थी। जिन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई थी उसको भी हमने ध्यान में रखा है। बहुत सारे बिंदु जो थे उनको हमने शामिल किया हमारे संविधान में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत सरकार अधिनियम लाया गया था, कुछ नियम निश्चित किए गए थे। एक तरीके से वो उस वक्त का संविधान था। हमने बहुत सारा हिस्सा उससे भी लिया, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा ऐसा था कि जो हमें लग रहा था कि वो सही है, उसको हमने अंशतः यानी कि थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके या फिर एज इट इज उसको हमें संविधान में शामिल किया, तो उससे भी हम प्रभावित थे। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव वो इसी का ही है। उसके बाद गांधीवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे। गांधी जी हमारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जो उनकी नीतियाँ थी, जो उनके सपने थे, उसको भी हमने अपने संविधान में जगह दी है। उनका सपना था कि जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, जहाँ पर गाँव में वास्तव में स्वराज हो, गाँव के लोगों को अधिकार दिए जाएं, जहाँ पर सबको एक समान अधिकार दिए जाएं, स्वतंत्रता, तो ऐसे जो विचार थे उनको हमने स्थान दिया हमारे संविधान में। इसके साथ साथ ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भी हम प्रभावित थे। जैसे कि हमारी सरकार कैसी होगी, संसदीय सरकार होगी, प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, वो हमने ब्रिटिश
जो संसदीय प्रणाली थी उससे प्रेरणा ली, उससे हम प्रभावित हुए। ऐसे हम अमेरिका के संविधान से प्रभावित हुए, हमने थोड़ा बहुत जर्मनी के संविधान से भी लिया, थोड़ा बहुत आयरलैंड के संविधान से भी लिया, तो उन देशों के संविधानों से भी हम प्रभावित हुए, तो वहाँ उनके आदर्शों से भी हम एक तरीके से प्रभावित थे। उसके बाद रूसी क्रांति है, जैसे समाजवाद है, ये जो विचार है हमारे संविधान में वो हमने रूसी क्रांति से प्रभावित होकर के शामिल किया है। तो ये हमारे दर्शन थे जिनसे प्रभावित होकर के हमने अपने संविधान को तैयार किया। तो ये था हमारा थर्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो आपके लिए पब्लिश की है, हाउ टू लर्न फास्ट एंड ईजिली। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हम पढ़ते बहुत है लेकिन मार्क्स नहीं आते, पर्टिकुलरली सोशल साइंस में मार्क्स नहीं आ पाते, पढ़ते तो बहुत है कई घंटे तक लेकिन याद नहीं होता, याद होता है तो उसको भूल जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं आपके लिए उनको मैंने डिस्कस किया, हाउ टू लर्न फास्ट एंड ईजिली। एक बार सुनिएगा ज़रूर, आपको मज़ा आएगा और डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये आप कहाँ सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट दी गई, यहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा, लिंक में आप देखिए ज्योग्राफी गुरु स्पेशल, उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के ऊपर और प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में आप सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे आपके काम की इसी टाइप की इंस्पायरेशनल जो मोटिवेशनल वीडियो है वो मिलेगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता कि आपके काम की है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो जो रिस्पॉन्स मिलता है हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच रही है, हमें इसको तैयार करना चाहिए, हमें और मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।